हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको आपके कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर BAPS के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग है। एंड आप लोगों को पता है कि हमने अभी PPI सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखा है। हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड यूनिट हमने हाफ कंप्लीट कर ली है। आज की वीडियो में हम सांप्रदायिकता और इन दोनों पर बहस पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको धर्मनिरपेक्षता पढ़ा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है आपकी सांप्रदायिकता है क्या, मेन आपका कम्युनलिज्म। ठीक है, अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिकता पर दृष्टिपात करें तो ये आधुनिक राजनीतिक के उद्भव का ही परिणाम है। ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिक्स जो है उसके उद्भव का ही रिजल्ट निकलकर सामने आता है। हालांकि इससे पहले भी भारतीय इतिहास में हमें ऐसे कुछ उदाहरण मिले हैं जो सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये सब घटनाएं अपवाद रूप से ही रही हैं। उनका प्रभाव समाज और राजनीति पर व्यापक स्तर पर नहीं दिखता। वर्तमान संदर्भ में सांप्रदायिकता का मुद्दा न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी चिंता का विषय बन गया है। कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता आज आप खुद अपनी निगाह से देखते हैं कि कितना ज़्यादा बढ़ चुकी है। पूरे भारत में, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, हर जगह इस चीज़ को एक आम चीज़ बना लिया गया है। चाहे कितना नुकसान हो, कितने मरें, कितने ज़िंदा रहें, कितनों की फैमिली ख़राब हो, ये बिल्कुल इन्होंने आम सी बात बना ली है। ठीक है ना। अब ये है मेन आपका कम्युनलिज्म। अब हम देखते हैं कि भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिकता का डेवलपमेंट है क्या। भारतीय संदर्भ में देखो, एक नॉर्मली तौर पे देखा जाए तो प्राचीन काल में ना समाज अलग अलग वर्गों में, धर्मों में बटा हुआ था। उसके बावजूद भी इसके कि मतलब उन्हें भारतीय समाज में कम्युनलिज्म के आधार पर हुई हिंसा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती थी। ये बात हो रही है पुराने टाइम की, जब मोबाइल नहीं होते थे, अखबार नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे। सांप्रदायिक दंगे होते थे, हर जगह होते थे, लेकिन पता नहीं चल पाता था कि कहाँ हुए, कैसे हुए, किस वजह से हुए, कब हुए। फिर आया मौर्य काल। मौर्य काल में अशोक के शिलालेखों में धार्मिकता के बारे में जानकारी मिली बहुत बार, और उसके वजह से जो धम्म नीति की चर्चा थी वो बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय हो गई। धम्म नीति जो है, धम्म पॉलिसी, वो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ी है बहुत अच्छे से कि वो पॉलिसी क्या थी। फिर आया मध्यकाल। मध्यकाल में अकबर ने दीन इलाही की स्थापना सभी धर्म को समान भाव से देखने के संबंध में की थी, लेकिन औरंगजेब जो थे उनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए थे जिन्हें एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सहिष्णु कहा जा सकता था है, या फिर मंदिर को तोड़ना, ज़बरदस्ती धर्मांतरण, सिख गुरु की हत्या। लेकिन सभी घटनाएं सामान्य तौर पर घटित ना होकर अपवाद स्वरूप ही रही हैं। मतलब ये उनको एक तरीके से जलील करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए भी बोला गया कि औरंगज़ेब ने मंदिरों को तोड़वाया, बहुत सारे सिख लोगों को मरवाया। औरंगज़ेब बस नाम फेमस कर दिया कि एक मुस्लिम ऐसे था पूरे पुराने टाइम का बादशाह जिसने ये सब कुछ करवाया था। तो ये बताया जा रहा है मेन यहाँ पर भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिकता के विकास में कि मेनली सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिकता जो है वो बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है। जब से सब कुछ सेटल हुआ भी नहीं था दुनिया में, यही राजा महाराजा ये सब चलते थे, उस टाइम से चलती आ रही है। बस फ़र्क इतना आ गया है कि अब आप लोग नेट के ज़रिए पता लगा लेते हैं। वहाँ उस टाइम ना नेट के ज़रिए, ना न्यूज़पेपर के ज़रिए, किसी चीज़ के ज़रिए पता नहीं लग पाता था। ठीक है ना। भारत में सांप्रदायिकता के प्रेजेंट टाइम में इसकी जड़ें अंग्रेज़ों की मानी जाती हैं कि अंग्रेज़ों ने इसको स्थापित किया था। ये उपनिवेशवाद के टाइम का है और इसके खिलाफ उत्पन्न संघर्षों की जो आवश्यकता है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है। हालांकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके समय हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर सामने आए थे। इसके बाद जो स्थिति में चेंजेस आए थे ना, अंग्रेज़ों ने मतलब एक फूट डालो राज करो की जो नीति थी वो स्टार्ट कर दी थी। ये भी आपने हिस्ट्री में 1857 रिवॉल्यूशन में पढ़ रखा है बहुत अच्छे से। जो फूट डालो राज करो की नीति थी वो क्या थी मेन उनकी, वो
यही थी, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई उन्होंने करवाई। तो ये माना जाता है कि ये अंग्रेज़ों की ही देन है। 1905 में बंगाल विभाजन का जो कारण था वो एक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बताया गया था, लेकिन इसके पीछे सांप्रदायिक दंगे देखे गए थे। रियलिटी में 1906 में हुए थे। ये मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई थी तो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे बनकर ये सामने आ गया था। भारत की आज़ादी जब हो गया था, हिंदुस्तान पाकिस्तान बट गया था, तब सांप्रदायिक दंगे सामने आए। वहाँ से आने वाले जो हिंदू थे वो मुसलमानों को मार देते थे, यहाँ से जाने वाले मुसलमान हिंदुओं को मार देते थे, लेकिन कुछ नहीं पता कौन हिंदू हिंदू को मार रहा है, कौन मुस्लिम मुस्लिम को मार रहा है। बस ये हो गया, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, ठीक है। उसके और आगे जाए तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार या फिर भारत शासन अधिनियम हुआ था ना, जिसमें मुस्लिम वर्ग के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल की बात की गई थी, तो उसमें भी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। फिर 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा देते हुए अलग अलग समुदाय में दंगे हो गए थे कि भाई नहीं, आप हमें दो, ये आप हमें दो। इस चीज़ को लेकर भी बहुत चीज़ें देखी गई थी, ठीक है। बहुत हो गया दंगे दंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिकता मेन, सांप्रदायिकता के कारण, सांप्रदायिकता के बहुत कारण हैं, बहुत कारण, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 5 हैं। सबसे पहला है राजनीतिक कारण। पॉलिटिकल कारण क्या है कि इस टाइम में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो पॉलिटिकल प्रॉफिट्स हैं उनको पाने के लिए सांप्रदायिक दंगे करवा देती है, सांप्रदायिकता का सहारा लेती है। एग्जाम्पल के तौर पे आज बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आप लोगों को वीडियो में बताना अच्छा नहीं समझूंगी। आप लोगों के पास इंटरनेट है, सब चीज़ें हैं, आप डेली देखते हैं कि सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुस्लिम को लेकर दंगे आज भारत में पूरी कंट्री में कितने ज़्यादा चलते हैं, और भारत में ये चीज़ अब आम हो गई है। पहले बहुत मुश्किल से देखा जाता था कहीं दूर दूर, लेकिन अब तो हर जगह हो गई है। दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में ये है कि डेवलपमेंट का जो लेवल है, वर्ग विभाजन, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ों को देखकर सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए कि दुश्मनी बढ़ गई आपस में कि भैया हमारे कुछ, मतलब आजकल का टाइम इतना ज़्यादा भयानक हो गया है, इतना ज़्यादा बुरा हो गया है कि अपनों अपनों को ही देखकर लोग बहुत जलते हैं और उनमें ही दुश्मनियाँ बढ़ जाती हैं। बहुत केसेस ऐसे आते हैं कि आपस फैमिली में ही मर्डर हो गया, फैमिली में ही कुछ हो गए, सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर, इन सारी चीज़ों को देखकर कि हाँ जी, कि वो क्यों आगे, हमसे क्यों आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि मैम ये तो आपस के दंगे हो गए, घर में हो गए, तो ये सांप्रदायिक दंगे कैसे बने? देखो, इनको एक सांप्रदायिक के तौर पे तब देखा जाता है कि जैसे कि आपस में ज़रूरी नहीं है कि रिलेटिव्स में हो, आपस में जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं उनमें भी हो जाते हैं। अब फैमिली फ्रेंड्स का कोई रिलीजन नहीं होता, फैमिली फ्रेंड्स हिंदू भी होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं, मुस्लिम मुस्लिम भी होते हैं, हिंदू मुस्लिम होते हैं। तो उस चीज़ को देखकर अब जब दो रिलीजन्स में प्रॉपर्टी मैटर को लेकर जब झगड़ा हो रहा है तो उसको सांप्रदायिक माना जाएगा, क्योंकि अगर वो मुस्लिम को मारेगा तो मुस्लिम के सिर्फ घर वाले नहीं, उसके मोहल्ले वाले, कॉलोनी में रहने वाले जाकर उनके 10 को मार कर आएंगे, तो वो सांप्रदायिक दंगे बन जाएंगे। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न। एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न क्या रहेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न में ये रहा प्रशासनिक कारण में कि पुलिस और अन्य जो प्रशासनिक यूनिट्स हैं उनके बीच में भी ये चीज़ें बहुत आम रहती हैं। कोई ये नहीं है कि भैया अब अपने घर में हो तो बाहर कुछ चल ही नहीं रहा है, ये वाली चीज़ है। कभी कभी पुलिसकर्मी जो होते हैं ना, वो अपना पूरी चीज़ प्राप्त उनको नहीं हो पाती, तो उनके साथ या तो ज्यादती की जाती है, कुछ की जाती है, तो उनके भी सांप्रदायिक हिंसा को वो बढ़ावा देने लगते हैं, उनके अंदर एक नफरत सी पैदा होने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली पुलिस और दिल्ली सिविल डिफेंस का बहुत बड़ा यहाँ पर देखा जाता है। इस चीज़ को आप नॉर्मली इंटरनेट पे भी सर्च करके देखो तो हाँ दिख जाएगा कि दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर किया जाता है और डीसीडी के जो पुलिसकर्मी हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर किया जाता है, जबकि दोनों का काम एक ही है। पोस्ट अलग अलग हो लेकिन काम तो एक ही है ना। उस चीज़ को लेके कि दिल्ली सिविल डिफेंस वाला ये बोलता है कि यार मैं भी तो उतनी मेहनत कर रहा हूँ, पूरा दिन धूप में खड़े होकर लोगों की सेवा कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उतनी ना इज्जत मिल रही है, ना पैसे मिल रहे हैं, ना टाइम पे मिल रहे, कुछ नहीं। तो उसके अंदर एक सांप्रदायिक हिंसा का बढ़ोतरी होती जाती है, बढ़ता जाता है। मनोवैज्ञानिक कारण जो है, मनोवैज्ञानिक कारण में क्या है कि दो समुदायों के बीच में जो विश्वास है और आपसी समझ है उसकी कमी आ जाती है, बुद्धू हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। वही सेम फैमिली मैटर जो आया यहाँ पे, फैमिली फ्रेंड वाला, कि मतलब
एक समुदाय के तौर पे भी ले लो या फिर एक फैमिली के तौर पे भी ले लो कि एक समुदाय दूसरे समुदाय के सदस्यों का उत्पीड़न, अलग अलग कारणों से उनमें डर, शंका, खतरा, ये सब चीज़ें पैदा होने लगती है ना, तो वो मनोवैज्ञानिक कारण आपको कहते हैं ना, सोच का, वहम का कोई इलाज नहीं है। दुनिया में हर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है, इस चीज़ का इलाज नहीं है। जब तक नहीं है, जब तक आप अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं लगाओगे। तो साइकोलॉजिकल रीज़न यहाँ पे यही देखा जाता है कि आपने दूसरे कम्युनिटी, अब ठीक है आपसी लड़ाई झगड़ा भी मत लो, ठीक है ना, जो ये मनोवैज्ञानिक भय होता है, डर होता है, उसकी वजह से लोगों में विवाद हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत हो जाती है, एक दूसरे के रिलीजन के लिए नफरत हो जाती है, क्रोध भर जाते हैं, एक डर वाला माहौल पैदा होने लगता है, और उसकी वजह से हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम क्रिश्चियन, जैन क्रिश्चियन, दंगे फिसाद, सांप्रदायिकता बढ़ जाती है। ठीक है, फिर आता है मीडिया संबंधी कारण। आजकल की मीडिया को देखा जाए तो जाकर अपना ही मन करता है कि अपने घर का टीवी खुद तोड़ दो, है ना, वो इतनी बुरी बुरी बातें करते हैं। तो मीडिया संबंधी कारण इसमें क्यों रखा गया है, मैंने आप लोगों को ये इसलिए सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है और मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आजकल की जो ये गोदी मीडिया नाम करके जो चलता है, उसमें आप सभी देखते हैं कि वो कैसे और क्या चीज़ बताते हैं। उनका मेन मकसद दुनिया को सिर्फ ये दिखाना होता है कि किसी भी एक रिलीजन को आगे बढ़ाना, किसी भी एक रिलीजन को अच्छा दिखाना, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मीडिया अक्सर एक सनसनी, आरोप लगाने वाली चीज़ें दिखाती है, अफवाहें फैलाती है। ठीक है ना, मैं मीडिया की ही लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। तो मतलब ये है कि वो एक ऐसी अफवाहें फैलाने वाले समाचार कि उस टाइम पे वहाँ पे ये दंगे फसाद हो गए, इस वजह से हो गए, किसी ने ये रख दिया था, किसी ने मंदिर में वो रख दिया, किसी ने मस्जिद में वो रख दिया, जबकि हुआ ही नहीं है। वहाँ के लोग आराम से साथ में बैठे हुए चाय पकौड़े खा रहे हैं, उनको तो परवाह ही नहीं है, लेकिन उन्होंने जाके दिखा दिया कि भैया ये सब चीज़ें हो गई हैं। उस चीज़ को लेकर अब जो इंसान देख रहा है, हो सकता है कि वो बेचारा बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर्ड हो गया हो और उसने वो अपने दिमाग पे ले ली हो, तो उसको सामने वाला रिलीजन गलत दिखने लगेगा कि भाई ये हिंदू तो यही करते हैं, भाई ये मुसलमान तो यही करते हैं, उसको तो यही लगेगा। तो उसके दिमाग में ये मनोवैज्ञानिक कारण बना और मीडिया की वजह से ये सब चीज़ें आगे बढ़ी। इसका रिजल्ट जो है कभी कभी ये निकलता है कि धार्मिक समूह के बीच में तनाव और दंगे बढ़ने लगते हैं। साथ में सोशल मीडिया जो है वो देश के किसी भी हिस्से में सांप्रदायिक तनाव, दंगों को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए सबसे बड़ा कारण माना जाता है। सोशल मीडिया कोई सिर्फ आतंकवादी बनके, कोई भी ऐसा मार पिटाई वाला जो होते हैं ये सारे ग्रुप्स, वो बनकर किसी को मैसेज ड्रॉप कर दे। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, कितना आपने ग्रुप में देखा होगा, बहुत सारे ऐसे बंदे ऐड हो जाते हैं, स्टूडेंट्स जो बनकर ऐड होते हैं, हालांकि वो स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, वो किसी और ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। उनका मेन मकसद क्या होता है, वो ग्रुप में आते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदू अच्छे होते हैं, या कुछ बोलते हैं मुस्लिम अच्छे होते हैं। मतलब यार तुम्हारा स्टूडेंट्स के ग्रुप में ऐड होकर ये सारी चीज़ें बोलने का मकसद क्या है? तो जाहिर है, साफ पता लगता है कि वो सोशल मीडिया के हेल्प से आपस में, बच्चों में, उनके फ्रेंड्स में, उनकी फैमिली में लड़ाई करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब आता है आपका मेन मुद्दा, जो आपका पूरा टॉपिक है कि धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता की वर्सेस, बनाम होता है वर्सेस, कि इन दोनों में क्या आपका मेन अलग अलग चीज़ें रखी गई हैं। ठीक है, देखो, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता जो है शायद भारतीय राजनीतिक चर्चाओं में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला शब्द है। धर्मनिरपेक्षता का जो वर्ड अंग्रेजी अनुवाद है वो है सेक्युलरिज्म, सांप्रदायिकता का अंग्रेजी है कम्युनलिज्म। ये काफ़ी प्रचलित है। ओके, अब बात आती है आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। सेक्युलर शब्द 1976 में आपातकाल के दौरान 42 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, उसके साथ इसमें ये ध्यान देने वाली बात थी कि संविधान के जो मूल निर्माता थे, उन्होंने जो प्रपोजल रखा था, प्रस्ताव रखा था, उसमें धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा था। उन्होंने उस टाइम पे नहीं करा था कि नहीं यार धर्मनिरपेक्षता को इतना मत जोड़ो, क्योंकि उस टाइम पे ये सारी चीज़ें इतनी नहीं चलती थी। आज़ादी जब हो गई थी ना, तो उसके बाद भी मतलब ये हो गया था, कांग्रेस ये चाहती थी कि जब इतने लोग हमारे
रहे हो, इतने लोग वहाँ के आने वाले, यहाँ से जाने वाले मर गए, तो इस चीज़ को अब यहाँ ख़त्म किया जाए। क्योंकि उस टाइम में बहुत अच्छे अच्छे दिमाग वाले लीडर्स थे, वो देश को बनाकर रखने वाले लीडर्स थे। तो आगे ये बात आई कि संविधान के जो मूल निर्माताओं हैं उन्होंने प्रस्तावना में इस बात को रखी नहीं, और फिर आगे ये मतलब विचार था कि जो सेक्युलरिज्म है वो भारतीय संविधान की मूल अवधारणाओं में से एक है, इसलिए इसे अलग रखा नहीं जा सकता। और क्योंकि संविधान की कुछ धाराओं में इसको बताया भी गया है, कुछ धाराएं ऐसी हैं जिन्हें बताया गया है, आप इन फ्यूचर उनको पढ़ोगे, अभी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद मतलब फ़ायदा नहीं है, ये नहीं कि फ़ायदा ही नहीं है, फिर भी आप जानना चाहो तो मुझसे कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। वो ये बोलते हैं कि मतलब भारतीय संविधान की मूल अवधारणाओं में से एक है सेक्युलरिज्म, और इसलिए इसको अलग रखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि संविधान की किसी धारा में इसको निर्देश मतलब दिया भी गया है, नहीं भी दिया गया है कि नागरिकों के बीच किसी भी आधार पर भेदभाव किया जाएगा। अब बहस यहाँ पर क्या बन रही है, लोग बोलते हैं कि नहीं दिया गया, जबकि आर्टिकल 14 और 15 साफ साफ बोलता है कि किसी भी धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो फिर कहाँ से संविधान में इस चीज़ को नहीं रखी गई, ये वाली बात पर बहस बनती है। ठीक है, उसके बाद जो है मेन आपका कि मतलब एक नॉर्मली कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 42 अमेंडमेंट में सेक्युलर शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डालने का फैसला किया था। और क्यों किया था, उन्होंने ये बोला कि भाई आर्टिकल 14-15 जो है हमारा बोलता है कि कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता में बोला गया है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं की जाएगी। आर्टिकल 15 तो सीधा सीधा बोल रहा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव की ही नहीं जाएगी, तो फिर इसको 42 अमेंडमेंट के द्वारा आपका डाला जाए। फिर आया सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों की औपचारिक और अदालत द्वारा प्रमाणित परिभाषाएं उपलब्ध नहीं है। साफ सी बात है कि इनकी जो परिभाषाएं हैं वो दी ही नहीं गई हैं कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता जो शब्द हैं इनकी एक ऑफिशियली और अदालतों ने एक ऑफिशियली तौर पे और अदालतों के तौर पे इसको प्रमाणित परिभाषाएं नहीं दी गई हैं कि अदालत मानता है, वो बैठ के बोल रहा है कि भाई नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, जबकि कितने सांप्रदायिक दंगे आज को अदालतों में चलते हैं, वो फिर भी नहीं बोलता बैठ के कि नहीं ये आम चीज़ है या नहीं है, वो मानते ही नहीं है, इसकी परिभाषा देते ही नहीं है। ठीक है ना। उसके साथ साथ ये है कि इसी का फ़ायदा उठाकर हमारे बुद्धिजीवी पत्रकार या नेता या अपने प्रिय व्यक्तियों को धर्मनिरपेक्षता के प्रमाण पत्र बांटते रहते हैं और विरोधियों पर सांप्रदायिकता के आरोप में जकड़े रहते हैं। और ये परिभाषाएं उपलब्ध रही होती तो किसी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगने से पहले ही वो खत्म हो जाता। सीधी सी बात है, जब उस चीज़ को धर्मनिरपेक्षता को दिखाया जाता, सारी चीज़ों को अगर अदालत और हमारा जो एक ऑफिशियल तौर पे वो एक्सेप्ट करते, जबकि कानून में उस चीज़ को दिया गया है आर्टिकल 14-15 के तहत, फिर भी उसको वो नहीं कबूल करते, नहीं एक्सेप्ट करते, तो सांप्रदायिकता बढ़ना बिल्कुल होगा ही होगा, कैसे भी करके सांप्रदायिकता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है। उसके बाद मेन मतलब ये रहा है कि धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता पर बहस हो सके, इसके लिए उन्होंने परिभाषा करना आवश्यक समझा। और बॉम्बे बनाम भारतीय संघ 1994 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता के बारे में कुछ सामान्य बातें कही, जैसे धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारभूत वैशिष्ट्य मतलब विषय है, और ये 42 अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया था। आपको मैं बता दूं कि बॉम्बे बनाम भारतीय संघ 1994 केस था क्या, 5 साल तक ये चला था, और इस मामले को 11 मार्च 1994 को 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने एक हिस्टोरिकल फेस दे दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जो प्रेसिडेंट है ना, वो दोनों सांसद की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, जबकि उस टाइम प्रेसिडेंट, जब ये इंदिरा गांधी ने सब कुछ करा था ना, तो उस टाइम ये हो रहा था कि भाई नहीं भैया ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये बात आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी है कि राष्ट्रपति दोनों सांसद और प्रधानमंत्री की सलाह के बगैर आगे कदम बढ़ा नहीं सकता, जबकि उसके पास पावर्स पूरी हैं, फिर भी नहीं बढ़ा सकता। तो इस चीज़ के ऊपर 5 साल बहस चली, और साथ में ये हुआ कि 11 मार्च 1994 में आया एक SR बॉम्बे बनाम भारतीय संघ का फैसले ने सिर्फ भारतीय संघवाद का समर्थन करना बल्कि राजनीति में धर्म की बढ़ती दखल पर भी तीखे सवाल उठाए थे और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करी थी। ठीक है। बॉम्बे का जो निष्पक्ष संघ बनाए गए थे उसको रखने का वादा करा गया था। अदालत का
जो धर्मनिरपेक्षता स्थापित करने का जो डिसीजन था, जो धर्म के साथ राजनीति के मिश्रण को रोकता है, उसकी अवहेलना करते हैं और फैसले पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। मतलब 5 साल तक ये चला, 5 साल तक, लेकिन 1994 से आज तक का टाइम है कि इसको बीच में बंद कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, खोल, मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, केस खत्म नहीं होगा। तो ये था मेन आपका ये केस जो बॉम्बे बनाम भारतीय संघ 1994 का था। आपको बताना ज़रूरी था नॉलेज में रखने के लिए, अदरवाइज आपको आपके सिलेबस में नहीं लिखना है, ठीक है, आप आंसर में मत लिखना। आपकी धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता और इन दोनों पर बहस मैंने आपको पढ़ा दी है। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना। नेक्स्ट यूनिट है आपकी जाति और राजनीति, इसमें ये सारी चीज़ों को हम पढ़ लेंगे। और ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग इसका पार्ट 1 भी देख लीजिएगा एंड ये पार्ट 2 है, दोनों अच्छे से पढ़ के समझ के नोट्स बना लिएगा। कोई इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।